सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आशा सैनी आज एक बार फिर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा की व्याकरण में संकलित पाठ 18 पद परिचय पढ़ेंगे। बच्चों, ये पाठ पढ़ाने से पहले मैं आपको पीछे की सारी जो व्याकरण है उसको रिवाइज करवाऊंगी, क्योंकि उसी व्याकरण पर ही आधारित हमारा ये पाठ है। अगर आपने 6th क्लास से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मादी बोधक, अगर ये पाठ आपने सभी ने अच्छी तरह से पढ़ रखे हैं, समझ रखे हैं, तभी आप इस पाठ को समझ पाओगे, वरना नहीं समझ पाओगे। तो आज जो हमारा पाठ हम शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है पद परिचय। क्या होता है पद परिचय? सबसे पहले तो आपने सीखा होगा कि कोई शब्द, ठीक है, जब वाक्य में कोई शब्द प्रयुक्त करते हैं तब वह शब्द न रहकर क्या कहलाता है? पद। मान लीजिए अब मैंने एक शब्द ले लिया मोहन। अगर मैं इसको ऐसे ही अकेला लिख रही हूं तो है ये आपका शब्द, लेकिन अगर मैंने इसी शब्द को लेकर वाक्य में प्रयोग कर दिया मोहन चल रहा है, तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा पद। ठीक है, तो वाक्य में प्रयुक्त पदों का पूर्ण व्याकरणिक क्या होता है? व्याकरण के नियमानुसार, व्याकरण के नियम के अनुसार उनका परिचय देना ही वो क्या कहलाता है बच्चों? वो आपका पद परिचय कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? उसके बाद है पद कितने प्रकार के होते हैं? तो पद आपके 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। सॉरी स्टूडेंट्स, विकारी क्या होता है? जिनमें अपने संज्ञा, लिंग, वचन, काल ये सब चेंज हो जाए। ठीक है, संज्ञा का मैंने इसलिए नाम लिया है क्योंकि ये विकारी में आता है आपका। तो आप ये पहले पढ़ भी चुके हो 7th क्लास में कि विकारी कौन कौन से होते हैं जो कि परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, और आपके कौन कौन से परिवर्तित हो जाएंगे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, जिनके आप लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया के साथ आप संबंध बता सकते हो, आप उनको बदल सकते हो। दूसरा है आपका अविकारी। अविकारी क्या होता है? जो कि परिवर्तित नहीं होते। अब कौन कौन से परिवर्तित नहीं होते? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मादी बोधक। तो ये आपके परिवर्तित नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब मैंने एक वाक्य ले लिया, संज्ञा का ही मैं एक उदाहरण लेती हूं। जैसे राम पढ़ता है। ठीक है, तो राम ये जो आपकी संज्ञा है, तो आप इसकी जगह सर्वनाम भी ले सकते हो। पढ़ता है ये वर्तमान काल है, आप इसका वो काल भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप इसका बहुवचन भी बना सकते हो, आप इसका लिंग भी चेंज कर सकते हो। तो आप जो चेंज कर सको, जो चेंज हो जाए, जिनके लिंग, वचन, कारक और काल चेंज हो जाए, बदल जाए, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम विकारी कहेंगे। अब क्रिया विशेषण का देखिए, राम धीरे धीरे पढ़ता है। ठीक है, अब आप है ना राम का जगह कोई दूसरा शब्द ले सकते हो, पढ़ता की जगह इसका आप काल चेंज कर सकते हो, लेकिन जो आप नहीं बदल सकते धीरे धीरे वो तो एज इट इज रहेगा, आप इसका बदल नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये आपका क्रिया विशेषण का उदाहरण है कि राम धीरे धीरे पढ़ता है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो संज्ञा है, मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में ही कि मैं आपको ये रिवाइज करवाऊंगी पीछे के, ताकि आपको ये चैप्टर समझने में आसानी हो। तो संज्ञा के हमने आपको बताया था कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से?
व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक क्या होती है? जो आपको किसी विशेष व्यक्ति का बोध करवाती है। जातिवाचक क्या होती है? जो अपनी समस्त जाति का बोध करवाती है। और भाववाचक क्या होती है? जो आपको किसी गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध करवाती है। ठीक है, उसके बाद है सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, तू, तुम, तुम्हारा। और सर्वनाम के भेद कितने होते हैं बेटा? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। ठीक है, पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, निश्चयवाचक में जो आपको किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध करवाए, जैसे यह और वह। अनिश्चयवाचक में जिसमें आपको किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होगा, निश्चित तौर पर बोध नहीं होगा, इसमें आपको मिलेंगे शायद, कोई और कुछ। संबंधवाचक जिसमें एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य के संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रकट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक कहते हैं। प्रश्नवाचक जिनसे कि प्रश्न करने का बोध हो उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक। ठीक है, और उसके बाद है आपका निजवाचक, जो शब्द कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक, और उसके बाद है सार्वनामिक। उसके बाद है क्रिया। तो जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्रिया कहते हैं। और क्रिया के बेटा 2 भेद होते हैं, पहला होता है अकर्मक और दूसरा होता है सकर्मक। ठीक है, अकर्मक जिसमें कि कर्म नहीं होता है और सकर्मक जिसमें कि कर्म प्रधान होता है, कर्म की प्रधानता होती है, उसे हम सकर्मक कहते हैं। उसके बाद है आपका क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है? जो आपको क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? इसके 4 भेद होते हैं, पहला है कालवाचक, दूसरा है स्थानवाचक, तीसरा है परिमाणवाचक और चौथा है रीतिवाचक। और उसके बाद आपका क्या आता है? उसके बाद हमारा आता है संबंध बोधक। अब संबंध बोधक क्या होता है? जिसमें जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम का जो संबंध है वो वाक्य के अन्य शब्दों से, अन्य पदों से बताते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। अब उसके बाद हमारा आता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में क्या होता है? इसका पहले अर्थ होता है जोड़ना। ठीक है, बताने वाला। अब किसको बताएंगे? जो शब्द 2 शब्दों या 2 वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। और उसके बाद है हमारा विस्मादि बोधक अव्यय। विस्मादि बोधक अव्यय क्या होता है? वे अव्यय शब्द जो विस्मय, हर्ष, प्रशंसा, संवेदना, घृणा, तिरस्कार आदि भावों को व्यक्त करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विस्मादि बोधक अव्यय कहते हैं। तो ये मैंने आपको बताया है कि भाई विकारी में आपके कौन कौन से आएंगे और अविकारी में आपके कौन कौन से आएंगे। चले आगे, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। अब अगर हमें पद परिचय करना हो तो पद परिचय में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो हमें उसका बताना है भेद, फिर हम क्या बताएंगे? उसका लिंग बताएंगे। लिंग आपको पता ही है 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। फिर हम बताएंगे वचन। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। फिर हम क्या बताएंगे उसमें? फिर हम बताएंगे उसमें कारक। कारक आपको पता है कि 8 होते हैं। और क्रिया के साथ हम उसका क्या बताएंगे? उसका संबंध बताएंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आपको समझा रही हूँ उदाहरण के द्वारा, वो आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए हमने एक उदाहरण लिया है कि आकाश यहाँ रहता है। ठीक है, और हमें इसमें पद परिचय बताना है, पद परिचय देना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जैसे मान लीजिए हमें आकाश को ही अंडरलाइन किया हुआ है। अब सबसे पहले आप क्या देखोगे? आप संज्ञा से स्टार्ट कीजिए। आकाश, ये आपको पता ही है, ये संज्ञा है। तो ये संज्ञा है। संज्ञा के 3 भेद मैंने आपको बताए थे,
कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, तो जो हमें व्यक्ति यानी कि किसी व्यक्ति का बोध करवाए वो आपकी क्या हो जाएगी? वो आपकी हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये आपकी कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब हमने इसका भेद तो बता दिया, अब हमें क्या बताना है? इसका लिंग बताना है। तो ये आपको पता चल गया भी जो आकाश है वो किसी पुरुष का बोध करवा रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये क्या है? आपका पुल्लिंग है। उसके बाद हम क्या बताएंगे? वचन बताएंगे। ये हमारा कौन सा वचन है? एक वचन है या बहुवचन है? तो हम कहेंगे ये हमारा एक वचन है। ठीक है, उसके बाद हम कारक बताएंगे। कारक क्या है इसमें? ये आपका संज्ञा भी है, ये आपका कर्ता भी है, तो इसमें हम कहेंगे ये हमारा कर्ता कारक है। ठीक है, तो इसमें आपको 4 ये मुख्य बातें बतानी हैं जो आप बता सकते हो। ऐसे ही मान लीजिए अगर आपको यहाँ शब्द दे दिया जाए, ये अंडरलाइन कर दिया जाए कि भाई ये क्या है, तो आप देखिए कैसे आप छाटेंगे। ये रहता आपकी क्या है? ये आपकी क्रिया है। ठीक है, और जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? आपका वो कहलाता है क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण के भी 4 भेद मैंने आपको बताए थे। ठीक है, तो परिमाणवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, ठीक है, उसके बाद और गुणवाचक, ये हमारा था क्रिया विशेषण। ठीक है, तो क्रिया विशेषण का अब हमें ये भेद बताना है कि इसमें कौन सा भेद है। तो अब आप यहाँ पर बताइए कि कौन सा भेद है क्रिया विशेषण का। क्रिया विशेषण के 4 भेद है। सॉरी मैं थोड़ा सा बताना भूल गई हूँ। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला होता है आपका कालवाचक, दूसरा होता है स्थानवाचक, तीसरा होता है आपका परिमाणवाचक और चौथा होता है आपका रीतिवाचक। ठीक है, गुणवाचक नहीं है, गुणवाचक विशेषण का भेद होता है। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, तो ध्यान रखिए कि क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तो अब यहाँ पे हमने यहाँ को अंडरलाइन किया हुआ है, तो हमें यहाँ बताना है। तो देखिए क्या यहाँ शब्द आपका कालवाचक है? नहीं है, क्योंकि जो काल है वो तो आपको समय के बारे में बताएगा। परिमाण भी नहीं है ये। ठीक है, रीति आपको ढंग या तरीके के बारे में बताएगा, नहीं है। तो ये आपका कौन सा आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। बस इसमें आपको इतना ही बताना है। और जो रहता है वो आपकी क्रिया, वो जो रहता है वो क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता बता रहा है। ठीक है, अव्यय में सिर्फ आपको इतना ही बताना होता है। उसके बाद जो मेरे पास दूसरा उदाहरण है वो क्या है? वह क्या पढ़ रहा है। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं वह को। तो अब ये संज्ञा तो है नहीं, आपका संज्ञा नहीं है ना। उसके बाद हम क्या लेंगे? सर्वनाम। तो ये हमारा है सर्वनाम। अब सर्वनाम के मैंने आपको 6 भेद बताए थे, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक और प्रश्नवाचक। ठीक है, तो वह आपका कौन से सर्वनाम में आएगा? पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं, तो ये आपका आएगा अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, ये आपका अन्य पुरुषवाचक में आएगा। अब हम इसका ये बता दिया हमने, ये अन्य पुरुषवाचक है। अब हम इसका बताएंगे लिंग। लिंग क्या है इसका? बताइए। ये है आपका पुल्लिंग। ठीक है, पुल्लिंग है ये। अब हम बताएंगे इसका वचन। वचन क्या है? ये एक वचन है। ठीक है, और अब आप इसे बता सकते हो ये क्या है आपका? ये आपका कर्ता कारक है। ठीक है बेटा, ऐसे ही अगर आपसे क्या का पूछ लिया जाए, क्या, तो ये भी आपका क्या है? ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद ये है आपका पुल्लिंग, हम लिंग बताएंगे। फिर क्या है? ये एक वचन। ठीक है, अगर ये आपने अच्छी तरह पहले पढ़ रखे हैं तो आप बता सकते हो। और ये आपका कर्म भी है, भाई क्या पढ़ रहा है,
जाहिर सी बात है वो कोई ना कोई पुस्तक पढ़ रहा होगा, कोई कहानी पढ़ रहा, कोई कविता पढ़ रहा होगा, तो ये आपका क्या है, ये आपका कर्म कारक है। उसके बाद मान लीजिए ये आ जाए पढ़ रहा है, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी क्रिया है। क्रिया भी कौन सी है, मैंने आपको 2 भेद बताए थे क्रिया के, ये है आपका सकर्मक क्रिया, ठीक है। फिर आप इसका वो बता दीजिए, लिंग पुल्लिंग है, एक वचन है, ठीक है। और उसके बाद पढ़ रहा है, यानी कि हमारा जो काम है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, तो ये है आपका अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। अब जो अगला उदाहरण है वो क्या है कि वर्षा ऋतु में जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो अब मान लीजिए मैंने जनजीवन को ही ले लिया है, ठीक है, जनजीवन। तो अब हम इसे बताएंगे कि ये हमारा क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे संज्ञा। संज्ञा के भी 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक ये है नहीं, जातिवाचक ये है नहीं, तो ये आपकी क्या है, ये है आपकी भाववाचक, ठीक है, ये आपकी भाववाचक है। फिर आप इसका लिंग बताइए क्या है, पुल्लिंग, एक वचन, और ये आपका कर्ता कारक। ऐसे ही मान लो अस्त व्यस्त दे दे, ठीक है, तो अस्त व्यस्त को आप कैसे बताएंगे। अब देखो ये आपका कर्ता था, हो जाता है, हो जाता है, ये क्या है आपकी क्रिया। कैसे हो जाता है, अस्त व्यस्त, तो ये आपका क्या है, ये आपका है क्रिया विशेषण, ये आपका क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के मैंने आपको 4 भेद बताए थे। कालवाचक ये है नहीं, क्योंकि ये समय का बोध नहीं करवा रहा। स्थानवाचक ये है नहीं, क्योंकि ये स्थान का बोध नहीं करवा रहा। परिमाणवाचक ये है नहीं, भाई कितना या कितनी नहीं हमें बोध करवा रहा। ये है रीतिवाचक, क्योंकि ये हमें उसकी विशेषता बता रहा है। तो ये है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। उसके बाद अगला एक उदाहरण है कि मैं एक नौकरी ही तो चाहता था। तो इसमें मान लीजिए मैंने मैं को अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो आप किसी भी शब्द का पद परिचय कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि भाई जो आसान सा आपको दे देंगे आप उसी का ही कर लोगे। आप क्रिया का भी कर सकते हो, तो का भी कर सकते हो, ये आपका निपात है। नौकरी का भी आप कर सकते हो, ठीक है। बस आपको समझ में आना चाहिए, और अगर समझ में नहीं आया तो फिर आप इजी से इजी भी नहीं कर पाओगे। तो अब हम शुरू करते हैं। जैसे मैं एक नौकरी ही तो चाहता था, तो अब इससे बताइए क्या है, ये आपका संज्ञा है नहीं, ये संज्ञा नहीं है, ये हमारा सर्वनाम है। सर्वनाम के मैंने आपको 3 भेद बताए थे, 6 भेद होते हैं मुख्य तौर पर। तो पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो ये आपका किस में आएगा, ये आपका आएगा, बोलो, ये हमारा आएगा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद लिंग हम क्या बताएंगे, पुल्लिंग है। वचन हम क्या बताएंगे, एक वचन है, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये हम बता देंगे, ठीक है। सर्वनाम में भाई हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, एक वचन है, और साथ में ये क्या है, ये कर्ता कारक भी तो है। ये हमारा क्या है, ये कर्ता कारक है, ठीक है बेटा। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल देकर समझाए हैं। देखिए कोई भी पाठ, कोई भी विषय आपको बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। और ये जो मैंने आपको पाठ समझाया है, ये आपके केवल ये नहीं है कि 8वीं कक्षा तक ही सीमित रहेगा, नहीं, ये आपके 9वीं, 10वीं और आगे आने वाली कक्षाओं में भी आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। तो करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। आप जितना इसका अभ्यास करेंगे, आप उस विषय में, उस चीज़ को करने में आप उतने ही और निपुण होते जाएंगे। और अगर आप ये सोचते हो कि भाई हाँ मैम ने वीडियो बनाकर दे दी है हमें, हम देख लेंगे, समझ लेंगे, तो उससे नहीं होगा। जब तक आप पेन पेंसिल के, नोटबुक के हाथ नहीं लगाओगे, उसको लिख के नहीं देखोगे, उसको समझने की कोशिश नहीं करोगे, तो आपके सामने समस्या भी नहीं आएगी। समस्या जहाँ आएगी वहीं पर ही आप कुछ सीख पाओगे नया, ठीक है। और अगर
समस्या ही नहीं आएगी तो आप नया कुछ भी नहीं सीख पाओगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।